हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रही थी चैप्टर नंबर सेकंड गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, और आज अपना टॉपिक 9 करने जा रहे हैं। इसमें अपने बुक के क्वेश्चन करेंगे। बुक के क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है और इसमें अपने करने जा रहे हैं बहुचयनात्मक प्रश्न और दूसरे नंबर पर है अति लघुत्तरात्मक। दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो अब तक का चैप्टर था अपना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें लगभग आधे से ज़्यादा अपने कवर कर देंगे। तो आज मैं थोड़ा सा यानी नयापन लेके आया हूँ वीडियो में। आपको दिख रही होगी, मेरी शक्ल दिख रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ बुक, पार्ट फर्स्ट है इसका। ठीक है, तो और चैप्टर नंबर सेकंड अपना गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग। तो इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न आपके पास, तीसरा प्रश्न अपने कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन अभी तक अपने किया नहीं हुआ। तो देखो, मैं आपकी तरफ कम देखूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन की तरफ देखना होता है। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि सर कैमरे की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन की तरफ देखूंगा, आपको भी क्वेश्चन में ही ध्यान रखना है। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 म्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कितने का आवेश रखा हुआ है? 1 म्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट पर मीटर में होगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे कि एक घन दिया हुआ आपको इस टाइप से। ठीक है, घन दिया हुआ और घन के बिल्कुल सेंटर में क्या रखा हुआ है? ये 1 म्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो अब आपको पूछा है कि घन के जितने फलक होंगे, घन के जितने फलक होंगे उस सब में से क्या जो निकलने वाला फ्लक्स है वो आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि घन के फ्लक्स होते कितने हैं। ठीक है, सॉरी, घन के जो फलक है वो कितने होते हैं? तो घन के देखो टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक कैसे होते हैं? 2 लंबाई, 2 ऊंचाई वाले, ठीक है, और 2 ही चौड़ाई वाले, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार घन के टोटल कितने? 6 फलक होते हैं टोटल। तो अपने देखो गाउस का नियम इसमें लगाएंगे। गाउस का नियम अपने को क्या कहता है कि गाउस के नियम से संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स पूरे घन से निकाल लेंगे। और आपको पूछा हुआ है प्रत्येक फलक से, टोटल घन के लिए निकाल के। तो टोटल घन में फलक होते हैं 6, तो 6 होते हैं। तो 6 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लास्ट में जो टोटल फ्लक्स आएगा उसको 6 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अपने टोटल फ्लक्स निकालते हैं घन के लिए। सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट सूत्र लगा के। सिग्मा क्यू का मान आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 म्यू कूलाम दिया हुआ है आवेश, यानी 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम आपके पास आवेश आ जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर, ये इसका मान होता है। आपको मात्रक लिखने जरूरी होते हैं क्योंकि अगर आप बोर्ड पेपर में मात्रक नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। समझ आया? तो अब देखो अपने दोनों का मान रख देते हैं। दो ही तो मान थे, दोनों का मान इसमें रख देंगे। तो देखो फाई का मान जो अपने पास आएगा, फाई का मान आएगा 10 की पावर -6 ऊपर तो, और नीचे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब बात आती है इसे सॉल्व करने की। भाई इसे सॉल्व कैसे करें? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 10 की पावर को सॉल्व कर लो। तो देखो 10 की पावर ये वाली जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? पॉजिटिव। और एक नेगेटिव ऊपर -6 पड़ी है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर टोटल 6 रह जाएगी। ठीक है, 10 की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे? 6। अब इस 10 की पावर 6 में से अपने को यहाँ पे एक 10 इधर ले आना है, इसके साथ एक के साथ गुणा कर देना है। तो एक 10 इधर आ गया तो यहाँ रहेगी 10 की पावर 5 और नीचे आ गया 8.85। अब 10 को 8.85 से कैसे भाग दोगे? इस पॉइंट को हटा दोगे और ऊपर 2 जीरो लगा दोगे। ये तो ये कितना बन जाएगा? 1000 बन जाएगा और नीचे 885। तो 1000 को 885 से भाग दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.12 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब देखो कई स्टूडेंट, देखो ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन में कई स्टूडेंट पता क्या सोचते हैं? भी देखो 1.12 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है और अपने पास जो यहाँ पे है 1.12 इंटू 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो कहते होंगे भाई हाँ हमारे से गलती होगी तो अपने यही आंसर लगा देते हैं, तो आंसर ये लगा जाते हैं। तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन वो वाले दिए होते हैं कि जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, वो वैसा आंसर आपके क्वेश्चन में बनेगा कहीं ना कहीं।
ठीक है भी, ये सारे जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, ये आपकी गलतियों को ध्यान में रख के किए होते हैं भी। अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे ये गलती कर दी तो ये आंसर आ जाएगा, ये गलती कर दी तो ये आंसर आ जाएगा, तो ऐसे दिए होते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, ये फ्लक्स तो आया पूरे घन के लिए, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, परंतु घन के 6 पृष्ठ होते हैं, वह आवेश केंद्र पर रखा होने के कारण फ्लक्स 6 फलकों में समान रूप से जाएगा। भी घन के केंद्र पर रखा हुआ है तो हर साइड में फ्लक्स ऐसे भी जाएगा, फ्लक्स ऊपर नीचे भी जाएगा और फ्लक्स आगे पीछे भी जाएगा। ठीक है, तो 6 दिशाओं में समान रूप से जाएगा जब केंद्र पर रखा हुआ है। तो इस वाले जो टोटल फ्लक्स आया आपका, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसको भाग दोगे तो ये आएगा 0.188 × 10⁵ तो इसमें से एक 10 इधर ले जाओ। ठीक है, क्यों, इसको साइंटिफिक रूप में लिखने के लिए, वैज्ञानिक रूप मैंने आपको बताया था, सही रूप फिजिक्स में किसी भी चीज़ को लिखने का यही होता है, 1.88 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सी इसमें। ठीक है ना, सी आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा हुआ आपसे, और ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ आपके चैप्टर में। क्या पूछा हुआ है कि एक घन के अंदर +- Q आवेशों वाले 2 द्विध्रुव रखे हुए हैं, और कैसे रखे हैं, एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं भी कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड कभी नहीं होते, ये सिर्फ आपकी समझ पर आधारित होते हैं, अभी आप समझते कितना हो फिजिक्स को। तो अपने को ये चीज़ दी हुई है भी, ये मान लो एक क्या है, घन है। ठीक है, और इस घन में 2 द्विध्रुव रखे हुए हैं और ऐसे रखे हुए हैं, एक दूसरे के क्या है, लंबवत रखे हुए हैं। तो अब आपको पता है एक द्विध्रुव पर एक +Q है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे -Q है, यहाँ +Q है, यहाँ -Q है, ऐसे रखे हुए हैं। तो अब आपसे पूछा हुआ कि घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तो जब भी कुल विद्युत फ्लक्स, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स आपसे पूछेंगे तो किसका नियम लगाना पड़ेगा, गाउस का नियम आपको लगाना पड़ेगा। तो गाउस का नियम लगाएंगे तो फाई = σQ/ε0। तो σQ का मान अब क्या होगा, घन के अंदर आवेश कितने हैं, देखो 2 द्विध्रुव है तो आवेश कितने होंगे, 4 आवेश होंगे आपके पास। तो 4 आवेश कौन कौन से, उन सबको जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा +Q -Q +Q -Q। क्या होंगी, 2 द्विध्रुव है तो 2 द्विध्रुव पर यही 4 आवेश होंगे, तो +Q से -Q कैंसिल, +Q से -Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। जब σQ ही 0 है तो फाई का मान भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, आपका आंसर होगा 0 यहाँ पे। अब देखो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या सोच जाते हैं कि आपको सर ये लंबवत क्यों दिया हुआ है, तो भाई लंबवत आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, एक जो आपके पास घन है उसमें 10 द्विध्रुव रखे हुए हैं और हर एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको बताओ। तो देखो फ्लक्स का मान द्विध्रुवों के कोण पर कुछ पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, टोटल आवेश पर। यानी जो आपका पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसमें टोटल आवेश कितना रखा हुआ है, बस। आपको चाहे घन में रख दें, चाहे गोले में रख दें, चाहे किसी बेलन में रख दें, मान लो ये द्विध्रुव आपको कह देते भी यही द्विध्रुव किसी गोले में रख दे तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स तो इतना ही होगा, 0 ही होगा, क्योंकि उसमें टोटल आवेश का मान 0 है और फ्लक्स ओनली आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये भी थियोरटिकल क्वेश्चन है कि एक गोले में Q आवेश स्थित है तो इससे निर्गत फ्लक्स Q/ε0 है। तो सही बात है, फाई = σQ/ε0 होता है। तो गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा, भी आपको कह दिया अभी ऐसे एक गोला दिया हुआ है और इसमें आपको एक Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, Q आवेश रख दिया। अब आपने क्या किया कि इससे फ्लक्स बता दिया आप ये है, तो अब आपको क्या कह दिया भी इस गोले की त्रिज्या आदि कर दिया आपने, और आवेश यही पड़ा है, गोले की त्रिज्या आदि कर दी, मतलब गोले को पिचका दिया आपने, छोटा कर दिया त्रिज्या। मान लो पहले यहाँ पे त्रिज्या 5 मीटर थी, गोले को आधा नहीं किया, ये मैंने वैसे ही लगा दिया, गोले को आधा ना करके इसको पिचका दिया गोले को, तो क्या हो गया, लेकिन आवेश तो वही रहा ना, अंदर आवेश चेंज हुआ। तो और आपको पता है कि जो गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है वो गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगी कि फ्लक्स जितना यहाँ पे था उतना ही फ्लक्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि Q का मान तो हर जगह क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो वही चीज़ है, क्योंकि किसी भी वस्तु से निर्गत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल आवेश पर निर्भर करता है। अतः आवेश वही है तो त्रिज्या आदि करने पर फ्लक्स का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। डी आंसर आ जाएगा।
अब कई सोचेंगे यहाँ पे भी गोले का 4 गुना 1/4, ये सारे आंसर आप सोचोगे, कई आधा लगा देंगे, कई 4 गुना लगा देंगे, कई चौथाई लगा देंगे, तो सारे आंसर वो सोच के लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। यानी वायु में क्या रखा हुआ है, कोई इकाई धनावेश रखा हुआ है। इकाई धनावेश मतलब प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और प्लस क्यू आवेश मतलब इकाई है तो 1 कूलाम आवेश है, वायु में रखा हुआ आपने। तो इससे निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना है। आवेश दिया हुआ है, विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, तो कौन सा सूत्र लगता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू यहाँ पे एक ही आवेश है तो प्लस 1 कूलाम आवेश आ जाएगा, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु माध्यम है, वायु आपको तभी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन नॉट रखोगे। अगर वायु की जगह और माध्यम दिया होता तो आपको उसका एप्सिलॉन माध्यम आपको दिया होता, एप्सिलॉन माध्यम उसका आपको दिया होता, फिर ये क्वेश्चन हो पाता। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन नॉट है तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, ये वाले आंसर नहीं होंगे, बाकी कई स्टूडेंट्स ये सोच लेंगे भी कि ये होता है या और अपनी तरफ से बहुत सारा कुछ सोचते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया हुआ है कैसे कि एक लंबे आवेशी तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/r के साथ परिवर्तन आरेख है। आपसे क्या पूछा हुआ है कि जो लंबे आवेशी तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार था, उसके कारण जो तीव्रता का मान है वो 1/r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। आपको यहाँ पे 1/r दिया हुआ है, ना कि उसने पूछा है r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है सारा इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज का कैसे भी, आपको r दिया हुआ है तो देखो e, अगर मैं आपको कहूँ कि E और R दोनों में क्या संबंध है, तो आप कहोगे भी जो E है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। R के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है E है जो R के। और अगर मैं आपको कह दूं भी E और 1/R में क्या संबंध है, तो अब ये 1/R पूरी एक ही संख्या गिनी जाएगी, एक संख्या गिनी जाएगी, यानी दोनों का भाग देने पर जो संख्या मिलती है वो 1/r होगी। तो E और 1/r एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर तो मैं कहूँ E और R, तो E और R तो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, ओनली R लिखा हुआ है। और E और 1/r क्या है, एक दूसरे के समानुपाती, क्योंकि 1/r अब पूरी एक संख्या के रूप में यहाँ पे गिना जाएगा। आप ओनली एक इस पार्ट की बात नहीं कर रहे, पूरे 1/r की बात कर रहे हैं, तो पूरा 1/r तो E के क्या है, समानुपाती है। तो अब आपको जो ग्राफ बनाना है वो E और 1/r में बनाना है। तो E और 1/r एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो समानुपाती वाला ग्राफ कैसा बनता होता है, आपके समानुपाती वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा बनता है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ओनली R होता फिर ये ग्राफ क्या होता, फिर ये ग्राफ जो आपने E और R के बीच बनाया था भी इस प्रकार से घटना स्टार्ट हो जाता। ये E और R में और ये E और 1/r में, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, आपको पढ़ के देखना पड़ेगा भी आपसे पूछा किस किस के बीच हुआ है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपसे कि क्षैतिज के समांतर। ये देखो भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब मैंने करवाया था तो एक भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं दिया था। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास वो समझो। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ आपको कि क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग का तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और वर्ग की भुजा A है तो वर्ग से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, समझो इसको भी। ये आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E, और इसकी दिशा ये वाली है जो पिंक कलर है, इसमें शो कर रखी है मैंने दिशा। अब एक वर्ग दिया हुआ आपको, और वो वर्ग कैसा है, वर्ग आपका इसी कागज के तल में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, बस इसी तल में ये बना हुआ है, ऐसे नहीं भी ये वाला जो वर्ग है इधर देखो ऐसे बना, ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे सीधा। ठीक है, जैसे आपका कागज है ना, बिल्कुल उसके सीधा ऊपर ही पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो अब इस वर्ग की भुजा आपको ए दी हुई है और कहा हुआ है ये है कि वर्ग पर अगर अपने ऐसे रेखा खींच दे, ऐसे केंद्र से गुजरती हुई सीधी रेखा खींच दे तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अब इसमें बच्चे क्या हैं कि यहाँ पे उलझ जाते हैं। वर्ग की भुजा ए दी हुई है, विद्युत क्षेत्र के साथ कोण दिया हुआ है। कई बच्चे यहाँ पे लगा देंगे ई डी एस कोस थीटा और ई डी एस कोस 30 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। डी एस का मान ए स्क्वायर रख देंगे। क्या करेंगे, ई डी एस कोस थीटा और डी एस का मान क्या रख देंगे, ये वाला फॉर्मूला ई डी एस कोस थीटा। बच्चों की बात बताता हूँ आपको, या ई एस कोस थीटा आ जाएगा इसके लिए। तो ई एस कोस थीटा और यहाँ पे ये कह देंगे कि सर ई का मान तो ई है, एस का मान क्या आ जाएगा, वर्ग के लिए ए स्क्वायर आ जाएगा, और कोस थीटा कोस 30 डिग्री तो √3/2। तो आप कहोगे भी सर ये वाला आंसर आ गया ए, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर है गलत आपका। अब आप देखो भी क्यों गलत है। आपको क्या कहा हुआ उसने, देखो ये वाला एक वर्ग पड़ा हुआ है और इस वर्ग के देखो, अगर मैं ये वाला पेन दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ही जा रहा है विद्युत क्षेत्र है जो आपका। विद्युत क्षेत्र कैसे जा रहा है, यहाँ नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है। नीचे जो हाथ है ना मेरा, ये वर्ग है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो अब आपको देखो जो थीटा कोण होता है वो किस किस के बीच होता है वो बताओ आप। थीटा कोण किसके बीच होता है, आपका जो होता है ई और एस के बीच कोण होता है, क्षेत्रफल सदिश के बीच। तो आपको पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल सदिश इस तल का क्या होगा, इस तल का यानी इस वर्ग, ये वाला वर्ग है मान लो, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा ना लंबवत आपकी ओर, ठीक है, लंबवत होगा। अब देखो अगर मैं आपको दो पेनों से इसको समझाने का प्रयास करूं तो ये वाला तो तल में था इस प्रकार, ये वाला इस प्रकार तल में था, मैं हाथ हटा रहा हूँ यहाँ पे, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे आ रहा है। तो अब बताओ इन दोनों के बीच कोण कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण आ रहा है ना। चाहे इसको ऐसे कर दो तो फिर भी 90 डिग्री का कोण रहेगा, क्योंकि ये वाला है ये इसके क्या होगा, तल के लंबवत। इसको चाहे जैसे मर्जी घुमा दो, इस वाले को जैसे मान लो ये वाला तो आपका तल के लंबवत है, पीछे ये पड़ा हुआ है, इसको चाहे जो मर्जी कोण पर घुमा दो, ये वाला जो होगा क्षेत्रफल सदिश वो क्या होगा, तल के लंबवत। यानी ये वाला जो डी एस वैक्टर है, या आप इसको एस वैक्टर लिख सकते हो, ये आपकी आंखों की ओर है, आपकी तरफ आ रहा है मोबाइल से, ठीक है। तो अब आप देख लो यहाँ पे भी ई और डी एस के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे के लंबवत हैं, और ई डी एस कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो बहुत ही यानी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो खास करके, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे यानी गलती इस क्वेश्चन में यही करते हैं बच्चे, ये देखते हैं कि 30 डिग्री का कोण दिया, ये वाला आंसर हो जाएगा, पर ये गलत है, आंसर आपका 0 होगा, क्योंकि वर्ग चित्रानुसार कागज के तल में स्थित है, अतः इसके क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, अतः ई और एस के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ई एस कोस थीटा यानी ई एस कोस 90 0 हो जाएगा। यहाँ डी एस की जगह आप एस वेक्टर कर लेना, चलो मैंने डी एस लिख दिया और नीचे एस ही ले लिया, तो आप एस वेक्टर कर देना एस डी एस की जगह पे। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन और फ़ायदा पता लग गया होगा, कैमरा ऑन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है अतिलघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक आपके इतने क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे थे, अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 कब होता है। तो ये बताओ, अभी आपने किया हुआ है 2 शून्य वाले क्वेश्चन कर लिए, अब तक 2 क्वेश्चन कर लिए ना। तो बताओ भी कोई क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल अल्पांश रखा हुआ है ई वेक्टर में, तो फ्लक्स का मान 0 कब होता है, जब ई और डी एस के बीच कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल अल्पांश यानी डीएस से अगर निर्गत फ्लक्स की बात करें तो ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कोस थीटा। तो फ्लक्स का मान 0 कब होगा, जब कोस थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, यानी थीटा क्या हो, 90 डिग्री। मतलब ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो, डी एस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के जब लंबवत हों तभी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। समझ आया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स की प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति आपसे मतलब क्या पूछा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव पूछा हुआ है फ्लक्स,
ठीक है। तो आप देखो गाउसिया पृष्ठ है, कोई भी गाउसिया पृष्ठ है, उसमें जो आवेश है, टोटल आवेश ऐसे नहीं बताया वो भी कितना है, बस प्लस है उस टोटल का मान। टोटल का मान क्या है, प्लस, मतलब सिग्मा क्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई का मान भी क्या होगा, देखो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, और एप्सिलॉन नॉट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे एक दो कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मेरे से ये करते हैं कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की पावर तो आप नेगेटिव लेते हो, 10 की पावर -12 लेते हो, तो इसका मान पॉजिटिव क्यों लिया। तो भाई 10 की पावर 12 का मतलब क्या है कि आप 8.85 को किससे भाग दे रहे हो, गुणा 10 की पावर -12 होता है, तो मतलब नीचे लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 12 आएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.0000, ऐसे जीरो करते करते 85 आ जाएगा, लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, चाहे 0.00 समथिंग है। तो पावर नेगेटिव होने से कभी भी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, पावर नेगेटिव होने से वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ये आपने कभी नहीं सोचना कि पावर नेगेटिव है तो जो आपकी वैल्यू है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सिग्मा क्यू का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो फाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब क्या है, बताया हुआ आपको, धनात्मक का मतलब भाई इस पृष्ठ से जब इसमें प्लस आवेश रखा हुआ है, प्लस आवेश ये रखा हुआ है, तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी, मान लो 2 जा रही हैं तो यहाँ से 3 बार निकलेंगी, एक एक्स्ट्रा किसके कारण आएगी, एक्स्ट्रा आएगी इस जो अंदर आवेश पड़ा हुआ है, ये भी क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं का उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन करता है मतलब बाहर की ओर भेजता है, तो बाहर की ओर आपके पास रेखाएं आ जाएंगी। मान लो यहाँ पे 2 रेखाएं जा रही हैं, फ्लक्स का मान 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेट फ्लक्स आपको बताया था क्या होता है, निर्गत माइनस आवे जो इसमें प्रवेश कर रहा है, प्रवेशित। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 0 है, यानी आपको फाई का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो पृष्ठ के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है कि इसका फाई 0 कब होता है, मैंने आपको अभी बताया था फाई 0 कब होता है, जब सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 0। तो एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो ही नहीं सकता, तो किसकी वैल्यू 0 होगी, सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 होगी, तभी क्या होगा, फाई का मान 0 होगा। तो इसका अर्थ ये है कि पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का मान क्या है, 0 है। या फिर देखो एक आंसर इसका और बन सकता है, ये आंसर तो क्या है कि सबसे बेस्ट आंसर है ये, मान लो एक आंसर इसका ये बनता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये हो सकता है भी जो पृष्ठ है आपका वो विद्युत क्षेत्र से क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, जो ऊपर अभी आपने पढ़ा है। तो दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही आंसर अगर अपने माने तो ये वाला ही है कि पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का मान क्या है, 0 है आपके पास। ठीक है, यानी निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स बराबर हैं, अंदर जब आवेश ही नहीं पड़ा हुआ तो निवेशी और निर्गत बराबर होंगे, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों का माइनस। अब नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश 0 है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 है। देखो घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, अब आपको क्या कह दिया इसने कि सिग्मा क्यू का मान 0 है, सिग्मा क्यू का मान क्या है, 0 है। तो अब इसका मतलब ये है भी इस जो इसके लिए पृष्ठ के लिए ई का मान भी 0 है, क्या इसके लिए ये कहा जा सकता है भी ई भी इसके लिए क्या हो, 0 हो। तो देखो आपको पता है कि जो फाई होता है वो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, या फिर फाई आपका ई डॉट डी एस के बराबर भी होता है। ठीक है, ई डी एस कोस थीटा के बराबर होता है, आपको पता है ये वाली वैल्यू बराबर होती है ना। तो अब अगर सिग्मा क्यू का मान 0 है तो मतलब ई डी एस कोस थीटा का मान भी 0 है। तो अब ये कहता भी ई का मान 0 है, इसी कारण 0 है क्या ये वाला मान, तो ये जरूरी नहीं है, कोस थीटा 0 होता है, तब क्या होता है, ये वाला मान जो होता है 0 होता है। ई का चाहे कोई भी मान ले लो आप, जैसे मर्जी विद्युत क्षेत्र में रख लो, लेकिन जब आपका ई और डी एस के बीच कोण का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ई और डी एस के मान बीच का जो कोण होगा,
तो तब क्या हो जाएगा, आपका निर्गत फ्लक्स जीरो होगा। तो ये है, यह नहीं, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि ई और डी एस के मध्य 90 डिग्री का कोण हो अर्थात परस्पर लंबवत हो, तो ई का मान अशून्य होने पर भी फ्लक्स शून्य होगा। मतलब ई का मान जीरो नहीं है, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, जो फाई का मान है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करो। तो ये परिभाषा आपने पढ़ी हुई है, मैंने लिख दी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा एल, वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो ये मैंने लिख दी। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। देखो क्वेश्चन समझो क्या है और क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को मेन बात होती है समझने की। अगर आपने समझ लिया भी आपको दिया क्या और पूछा क्या हुआ है, फिर तो क्वेश्चन हो ही जाता है, आराम से हो जाता है। बात यही आती है समझने में भी पूछा क्या हुआ है इसमें। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या हुआ है कि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित परत आपके पास कितना है, सिग्मा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो उसके एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कितना परिवर्तन होगा। भाई अब देखो आप इस डायग्राम से समझो भी, एक आवेशित परत है आपके पास, और आवेशित परत इसने यहाँ पे तो नहीं दी हुई, लेकिन आपको अचालक परत मानना है। इसको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसको कन्फर्म किया था एसपी वाली बुक से या और एक दो बुक से। उसमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ है कि आपको कोई ना कोई दिया होगा, या तो चालक या अचालक, और बुक में आपके जो आंसर दिया हुआ है ना वो इसको अचालक मान के दिया हुआ है। हो चालक भी सकती है, ये जरूरी नहीं है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा भी ये चालक है या अचालक है। समझ में आया। तो अब आपको क्या कहा हुआ है उसने कि एक आवेशित परत और एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन निकालना है। अब डायग्राम से समझो इसको, ये डायग्राम मैंने तभी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखो आपको क्या कहा हुआ है कि मान लो ये आपके पास एक परत है, इसको प्लस आवेश आपने दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पी बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु है, इससे मान लो ये स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है इससे। तो अब इसके एक और विद्युत क्षेत्र का मान तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे बिल्कुल उसी समान दूरी पर यानी स्मॉल आर दूरी पर अपने क्यू बिंदु ले लें, तो इस बिंदु पर क्या होगा कि अगर मान लो आप पी से क्यू की तरफ चलो तो दोनों के विद्युत क्षेत्रों में अंतर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है ये भाई। एक साइड से ये वाली इसकी एक साइड है और ये दूसरी साइड है इस परत की, तो एक साइड से दूसरी साइड चलने पर जो आपका विद्युत क्षेत्र का मान किस प्रकार चेंज होगा, मतलब दोनों विद्युत क्षेत्रों में क्या अंतर होगा। तो अंतर आपसे पूछा हुआ है, तो अंतर के लिए अपने को क्या चाहिए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, और दोनों का अंतर निकालो। तो चाहे तो परत की इस साइड बिंदु और चाहे इस साइड है, इसके लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड हो जाएगा, और E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। अचालक परत इसको मैंने माना हुआ है। अगर मान लो चालक होता तो यहाँ एप्सिलॉन नोड आ जाता ओनली। ठीक है, तो आवेशित अचालक परत के एक और तीव्रता आपने क्या निकाली हुई है, E1 निकाली हुई है। आपने यही निकाला था भी, एक परत दी हुई थी और पी बिंदु पर आपको तीव्रता निकाली थी, तो एक साइड ये है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, यही होगी, बिल्कुल वैसा आवेश ही क्या है इसके पीछे वाली साइड है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 नोड इसके पीछे की तरफ होगी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एक चीज़ कि अगर तो मैं यहाँ पे परीक्षण आवेश रखूँ धनावेश, तो उसको ये इधर धकेलेगा, जो ये परत होगी क्या करेगी, इधर धकेलेगी। और अगर मैं इस बिंदु पर परीक्षण आवेश रख दूं तो वो इसको क्या धकेलेगी, इधर। तो मतलब जो दोनों तीव्रताओं की दिशा आ रही है ना, वो क्या आ रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा आ रही है। ठीक है, विपरीत दिशा आपको यहाँ पे लेनी है। तो अब आप क्या करोगे कि E1 की दिशा तो ये वाली है, यानी ये मान लो आप पॉजिटिव अक्ष लेते हो, आप इसको मान लो, इसको अगर मैं बीच वाले बिंदु को मूल बिंदु मान लेता हूँ तो ये वाली दिशा पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, इसके बिल्कुल नेगेटिव दिशा हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव आप ऐसे लेते, अब वो जरूरी नहीं है भी आप इसको ही नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव ले लो तो दूसरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से नेगेटिव हो जाएगी। तो दोनों में से एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन होगी, वो आप कोई भी ले सकते हो। तो E2 की जो दिशा लूँगा मैं, E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड होगा, मतलब E1 के विपरीत दिशा के कारण यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया, तो देखो मान लो कि आपके पास अगर आपको कह दूँ भी एक वस्तु है उस पर 20 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ठीक है, बल का उदाहरण ही लेता हूँ मैं हमेशा, और 20 का इधर लग रहा है, तो इस पर टोटल बल कितना लग रहा है, तो आप कह देते हो सर 0 लगेगा।
कैसे भी, एक इस दिशा में लग रहा है और दूसरा क्या है इसके विपरीत दिशा में, यानी 20 में से 20 घटा देंगे। तो घटाते क्यों हो, ये वाला नेगेटिव साइन क्यों लगाते हो? इस कारण ही लगाते हो क्योंकि इधर वाले बल की दिशा और इधर वाले की दिशा विपरीत है, तो विपरीत दिशा के लिए अपने नेगेटिव साइन यूज करते हैं। बल भी एक सदिश राशि है, तो बल के लिए अपने क्या करते हैं, नेगेटिव साइन। तो अब वही चीज़ है इसमें भी कि तीव्रता क्या है, तीव्रता इसमें दोनों की दिशा विपरीत है। तो एक तीव्रता का मान σ/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी का -σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसमें परिवर्तन होगा तीव्रता में वो क्या हो जाएगा, E1 - E2 हो जाएगा। तो E1 में से E2 घटा दो, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट मतलब σ/एप्सिलॉन नॉट, ये तीव्रता में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। और अगर यहाँ पे क्या होता, आपकी चालक परत होती तो यहाँ पे 2 आ जाता बस, और कोई फर्क ना होता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे किया है अपने, पूछा हो क्या हुआ था, बस उसी के बेस पे अपने क्वेश्चन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी के साथ आरेखित करो। यानी अचालक परत आपको दी हुई और उसका क्या बनाना है, आर के साथ, तीव्रता को दूरी के साथ मतलब आर के साथ आपको ग्राफ बनाना है। तो अचालक परत वाला तो आपने टॉपिक किया ही हुआ अभी। तो ई और आर के बीच जो ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा आता है और ऐसे आता है, क्योंकि ई का मान आर के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, आर के साथ ई का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो इस कारण ये सीधा आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, दूसरी बार आ रहा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा कर लिया जो गोले की आधी त्रिज्या वाला था, कि एक आवेश Q एक गोले के केंद्र पर रखा है। अब इस आवेश को समान आयतन के बेलनाकार पृष्ठ के अंदर रख देते हैं। तो दोनों स्थितियों में निर्गम विद्युत फ्लक्सों का अनुपात क्या होगा। भाई आपका जो आवेश है वो एक पहले गोले में पड़ा हुआ है, फिर उसको एक बेलन में रख दिया, तो दोनों स्थितियों में फ्लक्स का अनुपात पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था भी कि फ्लक्स का जो मान होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, ओनली आवेश के मान पर निर्भर करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, आपका गाउसिया पृष्ठ कैसा उस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो आपने आवेश रखा हुआ उसका मान कितना है। तो दोनों ही स्थितियों में जो आवेश है वो क्यू है, गोले के अंदर भी क्यू आवेश रख दिया और बेलन के अंदर भी। तो आपकी पृष्ठ की आकृति चेंज होने पर फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों में फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1। मान लो पहले में जो फ्लक्स का मान है वो 50 आ रहा है, दूसरे में भी 50 आ रहा है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। मान लो आपके पास 10 आ रहा है और दूसरी स्थिति में भी 10 ही आएगा, तो हर समय दो समान संख्याओं का अनुपात लोगे तो आप कितना आएगा, 1:1 आपके पास आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है कि क्योंकि गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों स्थितियों में फ्लक्सों का मान समान होगा और इनका अनुपात क्या होगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये थे आपके देखो अब तक के चैप्टर के जो ऑप्शन वाले और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे अब जो गोले के लिए। ठीक है, गोला है, इसमें अब गोला ही रह गया। गोले के बाद आपका ओनली 1-2 टॉपिक और हैं, तो ओनली आप ऐसे मान के चलो भी गोले पर 1-2 वीडियो बनेगी और 1-2 लास्ट वाले पर। 3 वीडियो में लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से करो, क्वेश्चंस को करो। आप ये मत सोचो कि सिलेबस आपका कब होगा, सिलेबस कोई बात नहीं, चलता रहेगा। अरे सरकार ने अगर कह दिया कि सिलेबस तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस आपका कम होगा तो देखो आपको तैयार तो कम ही करना पड़ेगा इसमें से। अगर मान लो कि जो एनसीईआरटी वालों का सिलेबस कम किया, उन्होंने क्या किया कि हर एक चैप्टर में से 1-1, 2-2 टॉपिक हटा दिए, तो अब आप तैयार करते चलो। लेकिन जब आपको तैयारी करनी होगी, अगर मान लो उस टाइम टॉपिक हटा दिए तो उनको तैयार मत करना, लेकिन अब तो पढ़ते चलो आप। सिलेबस की टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है। आपकी टेंशन इतनी होनी चाहिए भी आप तैयारी करो बस। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहो। ये क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिए हुए कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तरीके से करो। 1-2 बार करो, 3 बार अच्छे तरीके से पक्का कर लो इन क्वेश्चंस को, ताकि आपका कोई नंबर ना कट पाए। तो देखिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस पर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये जो फ़ोटो वाली वीडियो मैंने आज बनाई है, तो इसको अपने कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर आपको नहीं बढ़िया लगी तो इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा मैं, जैसे पहले चलती थी वैसे चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।